हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन जो पॉलिटिकल थिंकर हैं उसमें राजा राम मोहन राय के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, राजा राम मोहन राय जो कि भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, आधुनिक भारत के सूत्रधार, भारत के पहले महान नेता, सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक, भारत के नव जागरण के अग्रदूत, भारत के पुनर्जागरण के प्रभात तारे, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, आधुनिक भारत के राष्ट्रकवि और युग दूत, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो इस तरीके से इनके जो कार्य हैं वो अद्भुत हैं, अतुल्य इनके विचार हैं और इनको आधुनिक भारत का राष्ट्र कवि जो है वो देरी जियो के द्वारा कहा गया था। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के पिता, आधुनिक भारत के सूत्रधार, ये नाम इनको टैगोर के द्वारा दिया गया था। युगदूत इनको बिष्ट ने कहा था और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक पटाभी सीतारमैया के द्वारा इनको कहा गया था। तो इतना हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनका जन्म। इनका जन्म 22 मई 1772 को राधानगर, वेस्ट बंगाल में होता है। कहाँ हुआ था इनका जन्म? वेस्ट बंगाल में राधानगर में 22 मई 1772 को। उसके बाद इनकी मृत्यु 27 सितंबर यानी 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल, इंग्लैंड में होती है। इनकी माता का नाम तारिणी देवी जो सेव परिवार से थी और पिता का नाम रमाकांत जो वैष्णव परिवार से थे। और इनके पिता जो हैं इनको राम कहते थे, यानी जो राम नाम है वो इनको इनके पिता के द्वारा दिया गया था। और जो राजा है वो जो अकबर सेकंड थे, उन्होंने इनको राजा की उपाधि दी थी। तो इस तरीके से मोहन इनका नाम था और ये राजा की उपाधि अकबर सेकंड के द्वारा, राम इनके पिता कहते थे, तो राजा राम मोहन राय इनका नाम। तो इतना हमें ध्यान रखना है। जन्म 22 मई, मृत्यु 27 सितंबर, माता का नाम तारिणी देवी, पिता का नाम रमाकांत और राजा की उपाधि अकबर सेकंड के द्वारा दी गई। तो ये हमें ध्यान रखना है। काफ़ी विद्वान थे, काफ़ी सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था, जिसमें संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, अरबी, लैटिन, ग्रीक, इतनी सारी भाषाएं जो हैं ये जानते थे। तो हमें ध्यान रखना है इतना। इनको वैसे देखा जाए तो इन्होंने सती प्रथा के लिए काफ़ी अथक प्रयास किए थे और फिर लास्ट में जो विलियम बेंटिंग हैं उनके द्वारा जो है वो सती प्रथा उन्मूलन के जो रोकने के लिए कदम भी उठाया गया था। तो जो आधुनिक भारत का राष्ट्र कवि है वो इनको देरी जियो के द्वारा कहा गया और भारतीय पुनर्जागरण का पिता टैगोर ने कहा। युगदूत जो है इनको बिष्ट ने कहा। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक पटाभी सीतारमैया के द्वारा कहा गया और इन्होंने अनेक सुधार आंदोलनों में जो है पार्टिसिपेट किया था, अनेक सुधार आंदोलन किए थे। तो इसीलिए इनको सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक भी कहा जाता है। और ये भारत के पुनर्जागरण के प्रभात तारे भी कहे जाते हैं, नव जागरण के अग्रदूत भी कहे गए, भारत के पहले महान नेता भी कहे गए, भारतीय जो आधुनिक भारत का सूत्रधार है उनके रूप में भी इनको जाना जाता है और भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी ये रहे। इनके द्वारा काफ़ी साहित्यिक जो लेखन कार्य है वो किया गया। तो अब हम देखते हैं राजा राम मोहन राय को जो अकबर द्वितीय थे, इनके दूत के रूप में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की निदेशक मंडल में ये गए थे और 1803 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग के लिए काम करना प्रारंभ किया। उन्होंने मिस्टर रिग्वी के मार्गदर्शन में अंग्रेजी सीखी और उन्होंने पटना में भी अरबी भाषा सीखी। अरस्तु और यूक्लिड के अरबी अनुवाद का भी अध्ययन किया। 1804 में उन्होंने फारसी में तुहफात उल मुवाहिदीन, एकसरवादियों का उपहार बुक लिखी थी। यानी एक 1804 में इनके द्वारा तुहफात
उल मुवाहिदीन लिखी गई और 1829 में सार्वभौमिक धर्म नामक निबंध इनके द्वारा लिखा गया। विलियम एडम के साथ मिलकर राय ईसाई धर्म के त्रिनेत्रवाद को खारिज किया और एकतावाद पर बल दिया गया। तो इतना हमें ध्यान रखना है। एक तो ये जो अकबर द्वितीय थे उनके दूत के रूप में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल में गए। 1803 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग के लिए कार्य करना शुरू किया और उन्होंने मिस्टर रिग्वी के मार्गदर्शन में अंग्रेजी भी सीखी, अरबी भाषा पटना में सीखी। जैसे मैंने आपको बताया कि इनको काफ़ी सारी भाषाओं का ज्ञान था, तो उन्होंने अरस्तु और यूक्लिड के अरबी अनुवाद का भी इन्होंने अध्ययन किया। 1804 में फारसी भाषा में इन्होंने तुफात उल मुहावदीन लिखी। 1829 में सार्वभौमिक धर्म नाटक निबंध लिखा। विलियम एडम के साथ मिलकर इन्होंने ईसाई धर्म के त्रिनेत्रवाद को खारिज किया और एकतावाद पर बल दिया। तो ये सब ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। राय ईसाई धर्म के प्रचारक विलियम कैरी से प्रभावित थे, लेकिन बाद में उनके मतभेद हुए। राय के रंगपुर प्रवास के दौरान 8 अप्रैल 1810 को उनके भाई जगमोहन की जो पत्नी थी उनको सती प्रथा के नाम पर जिंदा जलाया गया और 1815 में सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए आत्मीय सभा का गठन किया गया। 1818 में सती प्रथा का पहला निबंध एक अधिवक्ता और जीवित विधवाओं को जलाने के एक विरोधी के बीच सम्मेलन लिखा। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले जो राय के रंगपुर प्रवास के दौरान 8 अप्रैल 1810 को उनके भाई जो जगमोहन थे उनकी पत्नी को सती प्रथा के नाम पर जिंदा जलाया जा रहा था और ये घटना इन्होंने अपनी आंखों से देखी और वहीं से इनके दिमाग में आया कि ये सब जो हो रहा है ये बहुत गलत है। किसी भी जिंदा इंसान को आप सती प्रथा के नाम से जिंदा जला रहे हैं कि वो इतना चिल्ला रही है, चीख रही है और उसके बाद ढोल नगाड़ों की इतनी आवाज़ कर दी जाती थी कि उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ कोई सुन ना पाए और उसको जिंदा जला दिया जाए। यही सब इन्होंने अपनी आंखों से देखा। तो उनके मन में बहुत बहुत ज़्यादा आक्रोश उनके मन में उत्पन्न हो गया था और उसी से इन्होंने फिर 1815 में सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए आत्मीय सभा का गठन किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है ये कि सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के रूप में कौन सी सभा का गठन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, तो वो थी आत्मीय सभा का गठन। उसके बाद 1818 में सती प्रथा का पहला निबंध है ये भी पूछा गया है। कौन सा निबंध था? एक अधिवक्ता और जीवित विधवाओं को जलाने के एक विरोधी के बीच सम्मेलन, ये लिखा गया। और उसके बाद 1820 में दूसरा निबंध सती प्रथा पर लिखा जो 14 दिसंबर 1829 को सती प्रथा धारा 17 द्वारा दंडनीय घोषित किया गया और विलियम बेंटिंग के द्वारा ये किया गया था। तो ये ध्यान रखना है, ये डेट ध्यान रखनी है कि 14 दिसंबर 1829 को धारा कौन सी? 17। और हिंदी में ही ये धारा ध्यान रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में आरपीएस में पूछी गई है और यूजीसी नेट में भी ये धारा पूछी जा चुकी है और डेट भी पूछी जा चुकी है। तो 4 दिसंबर है, 4 दिसंबर 1829 को जो है सती प्रथा धारा 17 दंडनीय घोषित विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया। और उसके बाद एक निबंध भी इनके द्वारा लिखा गया 1820 में। तो इतना हमें ध्यान रखना है। ये ऊपर वाला जो निबंध है 1818 में, तो इसको एक अधिवक्ता और जीवित विधवाओं को जलाने के एक विरोधी के बीच सम्मेलन, तो ये निबंध भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इतना ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध 1830 में जो निबंध लिखा, द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द बर्निंग ऑफ विंडोज कंसिडर्ड एज रिलीजियस राइट, तो ये निबंध 1830 वाला, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये भी सती प्रथा के विरुद्ध लिखा गया। पहला निबंध कौन सा बताया मैंने आपको? पहला बताया था कि एक अधिवक्ता और जीवित विधवाओं को जलाने के लिए एक विरोधी के बीच सम्मेलन। और दूसरा निबंध 1830 में
मतलब दूसरा 1820 में लिखा गया था और तीसरा निबंध लिखा गया है 1830 में, द अब्स्ट्रैक्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द बर्निंग ऑफ द विंडोज कंसिडर्ड एज रिलीजियस राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है। और धारा 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा के जो धारा है 17 वो दंडनीय घोषित की गई, और किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग के द्वारा। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं। जो संवाद कौमुदी है 1819 में लिखी गई, और ये बंगाली पत्रिका, जन्म इनका बंगाल में हुआ था मैंने बताया आपको, तो बंगाली पत्रिका के माध्यम से, बंगाली पत्रिका थी संवाद कौमुदी, क्योंकि ये राधानगर से ही थे बंगाल के, तो इन्होंने बंगाली में जो संवाद कौमुदी पत्रिका निकाली, उसमें के माध्यम से भी इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया। और इस पत्रिका का प्रथम संस्करण 1821 में प्रकाशित हुआ, और इसी वर्ष ब्राह्मणवादी पत्रिका अंग्रेजी और 1822 में फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया। 1823 के लाइसेंसिस रेगुलेशन एक्ट के कारण मिरात उल अखबार पत्र बंद करना पड़ा, और मिरात उल समाचार पत्र हर शुक्रवार को निकलता था। 12 अप्रैल 1822 को पहला अंक प्रकाशित किया। तो ये सब हमें ध्यान रखना है कि 1822 में जो फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार निकाला था, वो मतलब लाइसेंस जो रेगुलेशन एक्ट थे इनके कारण इसको बंद करना पड़ा 1823 में ही, और ये शुक्रवार को निकाला जाता था। और 12 अप्रैल 1822 को पहला अंक जो है वो इसका प्रकाशित किया गया था। तो इतना ध्यान रखना है कि मिरात उल अखबार का प्रथम अंक, पहला अंक कब प्रकाशित किया गया? 12 अप्रैल 1822 को। 23 में ही लाइसेंस जो रेगुलेशन एक्ट है उसके कारण इसको बंद कर दिया। और जो बंगाली पत्रिका थी संवाद कौमुदी, ये भी सती प्रथा के विरुद्ध चलाया गया अभियान जो है ये था, और पत्रिका का जो प्रथम संस्करण है वो 1821 में प्रकाशित हुआ था। तो इसका हमें इतना ध्यान रखना है। उसके बाद जो राय के साथ जो प्रिवी काउंसिल में साथ जाने वाले सदस्य कौन कौन थे, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। और ये यूजीसी नेट में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, डीएसएसपी में भी पूछा गया है, और बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राय के साथ प्रिवी काउंसिल में साथ जाने वाले सदस्य कौन कौन थे। तो एक तो द्वारकानाथ टैगोर, दूसरे गौरी शंकर बनर्जी, तीसरे हरचंद्र घोष, और फोर्थ थे प्रसन्न कुमार टैगोर। कौन कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर, गौरी शंकर बनर्जी, हरिचंद्र घोष और प्रसन्न कुमार टैगोर। तो ये ध्यान रखना है। तो हम देख सकते हैं, इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि हर गौरी द्वार पर प्रसन्न दिखाई देती है। तो ऐसे ट्रिक भी हम इसमें सेट कर सकते हैं, हर गौरी द्वार पर प्रसन्न दिखाई देती है। तो ये हो गए इसके साथ जाने वाले सदस्य, द्वारकानाथ, गौरी शंकर बनर्जी, हरचंद्र घोष और प्रसन्न कुमार टैगोर। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं उन्हें राजा की उपाधि मैंने आपको बता दिया था पहले कि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई, और जर्मी बेंथम से भी उनकी तुलना जेम्स मिल से भी की जाती है, की थी। और जर्मी बेंथम ने मतलब इनकी तुलना जेम्स मिल से की थी। तो ये ध्यान रखना है किसके द्वारा इनकी तुलना की गई? जर्मी बेंथम के द्वारा। किससे की गई? तो जेम्स मिल से की गई। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सती उन्मूलन के अधिनियम के विरोध में राधा कांत देव, महाराजा काली कृष्ण बहादुर, राम गोपाल मलिक ने बेंटिंग को एक विरोध याचिका भेजी थी। क्या कहा कि जो सती प्रथा के विरुद्ध अधिनियम के विरोध में कौन कौन थे? राधा कांत देव, महाराजा काली कृष्ण बहादुर, राम गोपाल मलिक ने बेंटिंग को क्या भेजी थी? एक विरोध याचिका भेजी थी। और राय ने महिलाओं के लिए संपत्ति अधिकार की भी मांग की थी। तो ये भी ध्यान रखना है, राय ने महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार की भी मांग की थी। और राय ने स्थानीय भारतीय भाषाओं का भी समर्थन किया था। ये कहते थे कि ठीक है, और भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, जितनी इंसान में कैपेसिटी है उतनी भाषाएं वो सीखे, नो डाउट, लेकिन जो अपनी स्थानीय भाषा है, जो हमारे मतलब ज़मीनी स्तर से जो हमारी जुड़ी हुई है, यानी जो हमारी लोकल लैंग्वेज है,
वो भाषा जो है वो इंसान को जरूर आनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी जो लोकल भाषा है, जो स्थानीय भाषा है, वो जरूर आनी चाहिए। तो जो स्थानीय लैंग्वेज है यानी स्थानीय भाषा का भी राय के द्वारा समर्थन किया गया था। ओके, अब हम आगे चलते हैं। 17 दिसंबर 1829 को द्वारका नाथ और प्रसन्न कुमार टैगोर के साथ मिलकर राय ने मुक्त व्यापार का समर्थन किया। उन्होंने किसानों पर लगान कम करने की भी सिफारिश की थी। तो ये दोनों नाम भी ध्यान रखने हैं, एक तो द्वारका नाथ और एक प्रसन्न कुमार। तो मैंने आपको बताया इससे पहले कि जो प्रिवी काउंसिल थी उसमें साथ जाने वाले जो सदस्य थे उसमें गौरीशंकर थे, द्वारका नाथ थे, प्रसन्न कुमार थे और एक 4 नंबर के जो सदस्य थे वो हरचंद्र घोष थे। तो जो प्रसन्न कुमार और द्वारका नाथ हैं वो इनके साथ मुक्त व्यापार का भी उन्होंने समर्थन किया और किसानों से जो ज़्यादा लगान ली जाती है उसको कम करने की भी राय के द्वारा सिफारिश की गई। और राय के साथ कौन कौन थे? द्वारका नाथ और प्रसन्न कुमार टैगोर। तो इतना हमें ध्यान रखना है। डेट भी इसकी ध्यान रखनी है, 17 दिसंबर 1829 को। और जो सती प्रथा को रोकने के लिए जो मैंने आपको बताया था धारा जो बताई थी वो 4 दिसंबर 1829 को। और उसके बाद 17 दिसंबर 1829 को क्या करते हैं, ये मुक्त व्यापार का समर्थन करते हैं इनके साथ मिलकर और किसानों से कम लगान लेने के लिए सिफारिश करते हैं। तो ये दोनों डेट ध्यान रखनी है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं। राय ने राष्ट्रवाद पूर्ण स्वराज्य के स्थान पर जनता को अधिक अधिकार दिलाने के पक्ष में थे। वह सार्वभौमिक मानव विकास को महत्वपूर्ण मानते थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रवाद है उसका पूर्ण स्वराज्य के साथ स्थान पर जनता को अधिक अधिकार दिलाने के पक्ष में कौन थे? राय थे। और राय ने सार्वभौमिक मानव विकास जो है उसको भी महत्वपूर्ण माना। किसको महत्वपूर्ण माना? सार्वभौमिक मानव विकास को। ओके, अब देखते हैं राय के ईसाई मशीनरियों का विरोध भी लेखन के माध्यम से किया था। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इनका जो लेखन कार्य था वो भी बहुत व्यापक था। इन्होंने बहुत लेखन कार्य किया और उसमें इन्होंने ईसाई मशीनरियों के विरोध में भी काफ़ी लिखा है। और जो लिखा वो एक तो द प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस, अपील टू द क्रिश्चियन पब्लिक और द आइडियल ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस। तो ये तीनों ही हमें ध्यान रखनी है। द प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस, अपील टू द क्रिश्चियन पब्लिक, द आइडियल ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस। ओके, अब हम आगे देखते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। तो राय ने 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यह पुरोहिती अनुष्ठानों और बलि आदि के खिलाफ थी। यह प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों को पढ़ने पर केंद्रित थी और यह सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे। तो जो ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी, कब की थी? पहले तो सबसे पहले ये देखना है कब की थी? 20 अगस्त 1828 को। और ये जो ब्रह्म समाज था, जो संस्था थी, ये पुरोहिती अनुष्ठानों और बलि के खिलाफ थी, यानी इनके विरुद्ध में थी। ये कहते थे कि बलि किसी की भी बलि नहीं दी जानी चाहिए, कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। और जो प्रार्थना है, जो भगवान में अपने मन से बैठ के कहीं भी एकांत जगह पर आप ध्यान लगाओ, आप योग करो, आप अपना जो आध्यात्मिकता है उसको अपनी प्रार्थना के द्वारा अपने शास्त्रों को पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, जो भी आपको जो अपने आध्यात्मिक जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ने पर ये पढ़ने के लिए ये प्रोत्साहित करते थे। और सभी धर्म जो है, कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं है। जैसा कि हमारे संविधान में भी लिखा गया है, कोई भी धर्म अपने आप में श्रेष्ठ नहीं है, सभी धर्म श्रेष्ठ हैं। सभी धर्मों का समान रूप से आदर भाव किया जाना चाहिए। किसी को कोई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई किसी धर्म से है, भाई एक धर्म से तो सब है नहीं, कोई किसी धर्म से है, कोई किसी धर्म से है, लेकिन कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं है। सब धर्म अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इतना हमें ध्यान रखना है और सभी धर्मों का समान रूप से सब व्यक्तियों को ही आदर और सम्मान करना चाहिए। ओके,
अब देखते हैं, यह आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। क्या? जो ब्रह्म समाज संस्था थी, ये आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। जैसा कि मैंने आपको पहले जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें देखा था कि भारत के प्रथम जो महान नेता, भारत के नव जागरण के अग्रदूत, सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक, भारत के पुनर्जागरण के अग्रदूत, पुनर्जागरण के प्रभावतारे, है ना, और भारत के जो आधुनिक भारत के सूत्रधार भी इनको कहा जाता है। तो आधुनिक भारत के सूत्रधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय इन्होंने, मतलब जो टाइम कब, 1828 में इन्होंने बौद्धिक सुधार के लिए आंदोलन किया था। और ये बौद्धिक सुधार आंदोलन का पहला प्रयास था कौन? ब्रह्म समाज, जो कि 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना की गई थी। तो जो ब्रह्म समाज थी संस्था, ये भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था और उसी के द्वारा इनको पहला आधुनिक भारत का सूत्रधार या भारत का पहला, मतलब सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक इनको कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इससे भारत में तर्कवाद और प्रबोधन का उदय हुआ, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में योगदान दिया। इस संस्था से क्या हुआ? भारत में एक तो तर्कवाद और प्रबोधन का उदय हुआ, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में योगदान मिला, मतलब, है ना। उसके बाद देखते हैं, यह आधुनिक भारत के सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन का अग्रदूत था, है ना। और यह 1866 में 2 भागों में विभाजित हो गया, अर्थात भारत के ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। और इनके प्रमुख नेता थे देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। अब क्या होता है, कुछ समय के बाद ब्रह्म समाज जो है वो भी बढ़ जाता है, यानी उसको आगे तो कौन लेके गए थे? वैसे देखें तो जो ब्रह्म समाज है उसको आगे ले गए थे देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। लेकिन ये 1866 में फिर 2 भागों में डिवाइड हो गया था। पहला तो जो केशव चंद्र सेन था, उन्होंने तो भारत ब्रह्म समाज नाम दिया, और जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, इन्होंने आदि ब्रह्म समाज इसका नाम दे दिया। तो इस तरीके से जो ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 को की गई थी, वही आगे चलकर 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। पहला भारत ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने कर लिया, और दूसरा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा आदि ब्रह्म समाज का गठन कर लिया गया था। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये मतलब भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। ओके, अब हम देखते हैं शिक्षाविद के रूप में राजा राम मोहन राय को। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इनको काफ़ी सारी भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें ये संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, अरबी, लैटिन, ग्रीक, बहुत सारी भाषाएं ये जानते थे। और काफ़ी भाषाओं में इन्होंने पत्र, अखबार, मतलब पत्रिकाएं, बुक्स काफ़ी सारी लिखी हैं, अलग अलग भाषाओं में इनके द्वारा लिखी गई हैं। तो राय का मानना था कि जो शिक्षा है वह सुधार का एक साधन है। राय क्या कहते थे? शिक्षा सामाजिक सुधार का क्या है? एक साधन। 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसके सहयोग से की थी? डेविड हेयर के सहयोग से। ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, और यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, और एमपीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो ये ध्यान रखना है, किसके सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई? डेविड हेयर के सहयोग से। कब? 1817 में। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद 1822 में राय ने एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की, और जिसके 4 साल बाद यानी 1826 में वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई। जो एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी 1822 में। ओके, उसके बाद उसके नेक्स्ट 4 साल बाद क्या हुआ? वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई 1826 में, जहां उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एकेश्वरवादी सिद्धांतों की उनकी शिक्षाओं को आधुनिक पश्चिमी पाठ्यक्रम के साथ शामिल किया जाए।
तो किस पर जोर दिया इन्होंने? एकेश्वरवादी सिद्धांतों की उनकी जो शिक्षाएं हैं को आधुनिक पश्चिमी पाठ्यक्रम के साथ क्या किया जाए? शामिल किया जाए। उसके बाद देखते हैं 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई और पश्चिमी और भारतीय शिक्षा के संश्लेषण के रूप में पाठ्यक्रम पेश करता है। तो ये ध्यान रखना है, वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1825 में। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1817 में। किसके सहयोग से? डेविड हेयर के सहयोग से। उसके बाद जो है 1822 में एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की गई और उनकी सबसे लोकप्रिय पत्रिका जो है ये संवाद कौमुदी थी। तो हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया है कि संवाद कौमुदी जो है वो बंगाली पत्रिका थी और इसके माध्यम से सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया गया था। किसके विरुद्ध? सती प्रथा के विरुद्ध। और सती प्रथा के विरुद्ध ही मतलब जो निबंध लिखे गए थे, तो उसमें पहला निबंध हम लोगों ने देखा था एक अधिवक्ता और जीवित विधवाओं को जलाने के विरोध में एक सम्मेलन 1818 में, और उसके बाद 1820 में दूसरा निबंध लिखा गया और तीसरा निबंध 1830 में जो द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द बर्निंग ऑफ विंडोज कंसिडर्ड एंड रिलीजियस राइट, तो ये 1830 में सती प्रथा के विरुद्ध लिखा गया। और संवाद कौमुदी जो पत्रिका है वो भी सती प्रथा के विरुद्ध बंगाली भाषा में लिखी गई पत्रिका है। और कब लिखी गई? 1819 में। और इसका प्रथम जो संस्करण है वो 1828 यानी 1821 में प्रकाशित हुआ। तो इतना हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, भारतीयों को सेवा के उच्च पदों पर शामिल करना और कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना जैसे विषय शामिल थे। जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया तो राय ने इसके खिलाफ 1829 और 30 में 2 स्मारक बनाए। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था तो उस समय इसके खिलाफ जो राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने क्या किया? 1829 और 30 में इसके खिलाफ क्या बनाए? 2 स्मारक बनाए। और फिर 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में बीमारी के कारण राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है और मेनिंजाइटिस इनको बीमारी होती है और उसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी समाधि जो है वो अर्नोवेले कब्रिस्तान में स्थित है। तो आज भी इनकी समाधि कहाँ है? अर्नोवेले कब्रिस्तान में। ओके, अब हम देखते हैं राजा राम मोहन राय के साहित्यिक कार्य। तो मैंने आपको बताया था कि जो राजा राम मोहन राय हैं उनके द्वारा जो साहित्य कार्य है वो काफ़ी अद्भुत है और काफ़ी लेखन कार्य इन्होंने किया है। काफ़ी सारी भाषाओं को जो है इनको ज्ञान था, काफ़ी सारी भाषाएं इन्होंने सीखी, काफ़ी सारे पत्र पत्रिकाएं बुक्स वगैरह जो है इनके द्वारा निकाले गए थे। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो पहली बुक तो इनकी तुहफात उल मुवाहिदीन 1804 में, इसको ध्यान रखना है। वेदांत गाथा 1815, वेदांत सार के संक्षिप्तीकरण का अनुवाद 1816, कैनोपनिषद 1816, ईशोपनिषद 1816 और कंठोपनिषद 1817, मुंडक उपनिषद 1819। तो ये जो क्वेश्चन है कैनोपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद और मुंडक उपनिषद, तो ये डेट वाइज पूछा गया है। तो इनकी चारों की सन भी हमें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? कैनोपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद और मुंडक उपनिषद। तो कैनोपनिषद है वो 1816 की, ईशोपनिषद 1816 की, कठोपनिषद 1817 की और मुंडक उपनिषद 1819 की। तो ये मैच करने के लिए क्वेश्चन नेट में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया है। तो ये चारों बुक्स हमें ध्यान रखनी है। कैनो और ईशोपनिषद हैं ये 1816 की हैं, कठोपनिषद 1817 की है और मुंडक उपनिषद 1819 की है। तो चारों बुक्स ध्यान रखना है। पहली बुक तुहफात उल मुवाहिदीन, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है तो इसको ध्यान रखना है। फिर वेदांत गाथा, इसको स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा रीड आउट तो सभी को करना चाहिए, भरोसा नहीं होता एग्जामिनर का कौन सा क्वेश्चन उसके दिमाग में आ जाए। तो इसीलिए वेदांत गाथा 1815, वेदांत सार के संक्षिप्तीकरण का अनुवाद 1816,
उसके बाद देखते हैं हिंदू धर्म की रक्षा 1820, द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू बी पीस एंड हैप्पीनेस 1820 में, द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस 1820। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी ध्यान रखनी है। पहली वाली बुक ध्यान रखनी है, उसके बाद चारों ये ध्यान रखनी है। फिर द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, तो इस बुक को ध्यान रखना है। फिर है बंगाली व्याकरण 1826, द यूनिवर्सल रिलीजन 1829, भारतीय दर्शन का इतिहास 1829 और गौड़ी व्याकरण 1833। तो ये साहित्य कार्य, इनका लेखन कार्य राजा राम मोहन राय का हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो है लेखन कार्य के बाद, ये यहाँ पर इनका लेखन कार्य कंप्लीट होता है, तो इतना हमें ध्यान रखना है। और इस तरीके से हमारे राजा राम मोहन राय के जो विचार हैं, जो इनके कार्य हैं, जो इनके सुधार आंदोलन हैं, वो काफ़ी मतलब अतुल्य हैं। इनका काफ़ी मतलब योगदान जो है वो रहा है। तो इस तरीके से होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।